दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आया और उसकी डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है और एग्जाम की ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट 14 फरवरी 2024 से एक्टिव भी हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट रहेगी 5 मार्च 2024 शाम 6 बजे तक। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और वीडियो के दौरान आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे गलती आपको नहीं करना है जिसमें कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने से बचे। यूपीएससी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके ऑफिशियल पोर्टल upsc.gov.in पर ही मिलेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्टली इस पोर्टल तक आ सकता है। और मुझे बिल्कुल पता है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट का टाइम कितनी वैल्यूएबल होती है, तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी होता है। और काफी सारे लोग ऐसे हैं जो लोग फर्स्ट टाइम यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो उन्हें भी ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। तो इस पोर्टल पर आपको एग्जामिनेशन की जो टैब है इसी पर क्लिक करना है और एक्टिव एग्जामिनेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ऐसा पेज ओपन होगा और यहाँ पर सिविल सर्विस प्रीलिम एग्जाम 2024 पर क्लिक करना है। और आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम के रिलेटेड सारे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रहा है और डाउनलोड नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िएगा। अगर आपका कोई भी डाउट्स या क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट पर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब सीधा चलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए। तो यहाँ पर आपको ओटीआर पर क्लिक करना है। ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी एक बार आप इस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के बाद आगे आपको बार बार इस पोर्टल पर अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है और आप सेम लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आप कभी भी लॉगिन कर सकते हैं इस पोर्टल पर। ओटीआर पर क्लिक करते ऐसा पेज ओपन होगा। आप जिस किसी का भी ओटीआर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है वो अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या ओटीआर आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। या फिर आप फर्स्ट टाइम इस पोर्टल पर विजिट कर रहे हैं तो आपको इस स्टेप को कंप्लीट करना होगा, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप ओटीआर एक बार फिल कर देते हैं उसके बाद आपको पूरे लाइफ टाइम में एक और बार उसको एडिट करने की चांसेस दी जाती है और उसके बाद नहीं होगा। तो इसलिए आप इस पूरे प्रोसेस को पहले देखिए, समझिए, उसके बाद ही आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट आपकी बेसिक डिटेल्स एंटर करना है और सारे सेक्शंस के नीचे गाइडलाइंस भी दी गए, तो आप उस गाइडलाइन को फॉलो करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम आएगा इस सेक्शन पर, जो कि आपकी 10th की मार्कशीट का जैसे होना चाहिए। उसके बाद सेम नेम को यहाँ पर भी एंटर करके वेरीफाई करना है। हैव यू एवर चेंज नेम के सेक्शन पर क्लिक उनको करना है जो लोग अपने नेम को चेंज की हो। तो यहाँ पर एस करेंगे तो आपका नया नाम एंटर करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है और उसे वेरीफाई भी करना है। और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है एज पर 10th मार्कशीट और उसे वेरीफाई भी करना है। उसके बाद फादर नेम एंटर करना है इस सेक्शन पर। फादर नेम में भी कोई भी लेटर्स मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एज पर 10th मार्कशीट ही रहेगा वो भी। उसके बाद वेरीफाई भी कर दीजिए उसको और सेम मेथड से मदर नेम भी एंटर कर दीजिए और उसको भी वेरीफाई कर दीजिए। उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करता है जैसे मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन जो भी है तो यस पर क्लिक कीजिए और आपकी रिलीजन को सिलेक्ट कीजिए उस हिसाब से। उसके बाद आपकी मोबाइल नंबर लिखना है और एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर देना है और आपकी ईमेल आईडी, अल्टरनेटिव ईमेल आईडी। उसके बाद आपकी 10th की एग्जामिनेशन की रोल नंबर एंटर करना है और यहाँ पर आपको 2 सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन केस अगर आप इस ओटीआर की पासवर्ड भूल जाता है तब आपको इस सिक्योरिटी क्वेश्चंस के थ्रू लॉगिन करने में आसान होगा, तो इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर एंटर करके सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ऐसा पेज ओपन होगा और आपने जो भी डिटेल्स भरा है उसे एक बार अच्छे से रीवेरीफाई करने के बाद ही आप आई एग्री पर क्लिक कर दीजिए। अगर कुछ मिस्टेक्स है तो करेक्शंस करना है तो अपडेट या चेंज पर क्लिक करके कर सकता है, नहीं तो आप आई एग्री पर क्लिक करते ही आपकी मोबाइल और ईमेल दोनों में अलग अलग ओटीपी भेजा जाएगा। आप उस ओटीपी को यहाँ पर और मेल पर आए हुए ओटीपी को इस सेक्शन पर एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। ओटीपी वेरीफाई होते ही आपकी ओटीआर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और उसकी कंप्लीट डिटेल्स डिस्प्ले होगा। आप इसकी या तो फोटो, स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट करा के रखिएगा या फिर आप इसको आपकी सिस्टम या मोबाइल में पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स है आपकी ओटीआर के रिलेटेड। सेव करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ऐसे पेज पर आएंगे। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि आप अभी ओटीआर आईडी के थ्रू लॉगिन करने के लिए जाएंगे तो आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, जो कि हमने अभी तक उस स्टेप को कंप्लीट नहीं किया है। तो ईमेल या मोबाइल नंबर इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता है। मैं यहाँ पर ईमेल आईडी का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपना ईमेल आईडी एंटर कर लेता हूँ इस सेक्शन पर। उसके बाद ईमेल ओटीपी पर क्लिक करना है। क्लिक करते आपने जो ईमेल आईडी एंटर किया है उस पर एक ओटीपी जाएगा, उसे यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई करना है। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ऐसा पेज ओपन होगा और आपके ओटीआर में कुछ मिस्टेक्स है तो यहाँ पर क्लिक करके इस सेक्शन को करेक्शन किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस ओटीआर के लिए पासवर्ड सेट करना होगा।
पासवर्ड के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बताया गया है। आप इस रूल्स को फॉलो करके आपकी पासवर्ड को सेट कर सकते हैं, जो कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए उस पासवर्ड पर और 8 लेटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस है। तो आप इसे पढ़िएगा और आपकी पासवर्ड को सेट कीजिएगा। पासवर्ड सेट करने के बाद यहाँ पर एंटर करना है और कन्फर्म पासवर्ड भी यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ऐसा पेज ओपन होगा और यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के इंस्ट्रक्शन बताया गया है। आपको आगे इस इंस्ट्रक्शन को सिंप्लीफाई करके फॉर्म को भरने के बारे में बताऊंगा। फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि आप इसे अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको इस प्रीलिम एग्जाम की फुल डिटेल्स जैसा एप्लीकेशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट ये सब दी गई है। अब यहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 पर क्लिक करना है, यानी इस एप्लीकेशन को 2 पार्ट में फिल करना है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 फिल करने के बाद ही पार्ट 2 एक्टिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहले पार्ट 1 फिल करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते इंस्ट्रक्शन की पेज ओपन हो जाती है। आप इस इंस्ट्रक्शन को भी जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपका OTR प्रोफाइल रहेगा, जो कि आपने सब डिटेल्स आपने जो फिल किया था यहाँ पर रहेगा। आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपको इस एप्लीकेशन को डिटेल में फिल करना होगा, जो कि आपकी नेशनलिटी अपने आप सेलेक्ट रहेगा और मैरिटल स्टेटस को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कोई कैंडिडेट हैंडीकैप्ड है तो वो येस करेंगे इस सेक्शन पर, और डिसेबिलिटी का परसेंटेज सेलेक्ट करना है और उसका सर्टिफिकेट का डिटेल्स ओपन होगा तो उसे भी फिल करना है। तो हमारे केस में इसे नो कर देता है। उसके बाद आपको कम्युनिटी का सेक्शन पर क्लिक करना है और आपकी कम्युनिटी को सिलेक्ट करना है, जैसे EWS, जनरल, OBC, SC ST जो भी है उसे सिलेक्ट करना है। अगर कोई OBC है तो OBC सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको डू यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर के सेक्शन पर येस और नो सेलेक्ट करना है। आप अगर नहीं जानते हैं क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के बारे में, तो क्रीमी लेयर कैटेगरी जिनकी इनकम 8 लाख से अधिक होती है और 8 लाख से कम इनकम की फैमिली को नॉन क्रीमी लेयर की कैटेगरी कहा जाता है। तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कीजिएगा। और अगर कोई EWS है यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपने जो भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई करते हैं उस सर्टिफिकेट का सारे डिटेल्स एंटर करने हैं। ध्यान रखिए आपकी सर्टिफिकेट रिसेंटली इशूड होना चाहिए, यानी EWS के केस में इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2000 के बाद का इशू होना चाहिए और एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट से पहले होना चाहिए। उसके रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बताए गए। आप इस इंस्ट्रक्शन पर जरूर ध्यान दीजिएगा और आपका जो भी डाउट्स है और क्वेश्चन है आप कमेंट पर लिखिएगा। उसके बाद इस सर्टिफिकेट किसके थ्रू इशू किए गए उसे सेलेक्ट करना है, जो कि उसकी डिटेल्स आपको उस सर्टिफिकेट पर ही रहेगा। और आपकी स्टेट सेलेक्ट करना है, यानी उस सर्टिफिकेट इशूड स्टेट सेलेक्ट करना है और इशूड डेट भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। और SC ST PWD यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज यानी दिव्यांग या हैंडीकैप्ड कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट्स के अलावा बाकी सभी कैंडिडेट्स को इस एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए 100 रुपीज़ का फीस देना होगा। तो इस सेक्शन पर जैसे आप कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पर फीस रिलैक्सेशन येस और नो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स फिल करना है। तो पहले इस सेक्शन पर क्लिक करके आप अगर डिग्री पास हुआ है या उसकी इक्विवेलेंट है तो फर्स्ट ऑप्शन, या फाइनल ईयर का स्टूडेंट या ऑलरेडी फाइनल ईयर के एग्जाम के रिजल्ट की वेट करने वाले स्टूडेंट्स भी प्रीलिम्स को अटेंड कर सकते हैं। तो उसे सेलेक्ट करने के बाद स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है। आप किस सब्जेक्ट पर ग्रेजुएट या स्टडी कर रहे हो उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आप कौन से एग्जाम के लिए अपेयर होना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करना है, जैसे सिविल सर्विस या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या दोनों में से कोई भी एक है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करते ऐसा पॉपअप मैसेज आएगा जो कि कह रहा है कि यहाँ पर आपको पूरे ध्यान से सारे डिटेल्स को सिलेक्ट करना है, क्योंकि बाद में इस डिटेल्स को आप चेंज नहीं कर सकते, तो इस पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको इसे ओके कर देना है और इस सेक्शन पर आपकी कंप्लीट एड्रेस फिल करना है, आपकी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब बेसिक डिटेल्स एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करते ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप अगर एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं तो येस या नो सेलेक्ट करना है। अगर येस है तो येस पर क्लिक करेंगे और एज रिलैक्सेशन की कैटेगरी कोड को सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी कोड को जानने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी का कोड पर क्लिक कीजिए। आप इसे भी ठीक से पढ़ लीजिएगा। अगर आप एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे केस पर कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, तो यहाँ पर मुझे बैक आना है, तो कहीं पर भी बैक ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ब्रेक होगा और आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप इनमें से कोई भी एक कोड को सिलेक्ट कीजिए, बाद में उसे कैंसिल कर सकते हो, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिलेक्ट करेंगे तो आप बैक आ जाएंगे अपने आप। यहाँ से आप इस नंबर को डिलीट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिए, फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको कोई भी एक फोटो आईडी को सिलेक्ट करना है, जिसमें कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की आईडी या वोटर आईडी, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आधार कार्ड दे रहे हैं तो यहाँ पर आप उसको परमिशन भी ग्रांट करना होगा ऑथेंटिकेशन करने के लिए, तो यस पर सेलेक्ट कीजिए।
और आपने जो भी आईडी दिया है उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। मेरे केस पर आधार नंबर एंटर करना है इस सेक्शन पर। उसके बाद उसे दोबारा से एंटर करके कंफर्म करना है। ध्यान रखिए, आप जो आईडी कार्ड यहाँ पर एंटर किया है उसी आईडी कार्ड को आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर भी लेके जाना होगा, नहीं तो आपको एंट्री वहाँ पर नहीं मिलेगा। इस सेक्शन पर क्लिक करके आपने जो भी आईडी को सेलेक्ट किया है उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। ध्यान रखिए, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है, जो कि मैंने आधार कार्ड को अपलोड किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की परसेंटेज एंटर करना है। आप किसी का अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद इससे पहले आप कभी भी सिविल सर्विस एग्जाम को अटेम्प्ट किया तो यहाँ पर 1, 2 और जितने अटेम्प्ट किया है उसको एंटर करना है, नहीं तो आप इसे 0 एंटर करना है। और यहाँ पर आपको CSM एग्जामिनेशन सेंटर यानी सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन सेंटर को सेलेक्ट करना है। और इस सेक्शन पर पेपर 1 से पेपर 5 तक का लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर पेपर 6 एंड 7 ऑप्शन सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेलेक्ट किए गए 6th और 7th पेपर की लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। और अगर कोई कैंडिडेट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजो, नागालैंड, सिक्किम से बिलोंग करता है तो यस पर क्लिक कर दीजिए। और एग्जामिशन के रिलेटेड सारे डिटेल्स जैसे हेलिंग सर्टिफिकेट, इशूइंग अथॉरिटी, डेट, ये सब एंटर करना है। आप इन रीजन से बिलोंग नहीं करते हो तो नो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद पेपर ए का लैंग्वेज जो कि कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज की होती है उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। उसके बाद IFS की मेन एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है। तो आपकी नियरेस्ट और कन्वीनियंट सेंटर को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट और सेकंड ऑप्शनल सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करते ये पेज अपने आप रिफ्रेश होगा। और इससे पहले आपने कभी IFS एग्जाम को अटेम्प्ट किया है तो उसको कितना बार किया है उसे यहाँ पर एंटर करना है, नहीं तो आप इसे 0 एंटर कर दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करते ऐसा पेज ओपन होगा और आपने जो डिटेल्स फिल किया है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। आप इसे अच्छे से क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर कुछ करेक्शंस है तो अपडेट पर क्लिक करके उसको करेक्शन कर लीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर दिए गए कैप्चा को एंटर करके आई एग्री पर क्लिक करना है। क्लिक करते ऐसा मैसेज आएगा जो कि बता रहा है कि आपको ध्यान रखना ये है कि आप इसको ओके करने के बाद इस एप्लीकेशन की पार्ट 1 जो कि हमने अभी फिल किया है उसमें कोई करेक्शन या चेंजेस नहीं होगा। तो इस बात पर आप खास ध्यान रखिएगा। अगर सब कुछ करेक्ट है तो आप इसे ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ऐसा पेज ओपन होगा और इसके साथ ही इस एप्लीकेशन की पार्ट 1 कंप्लीट हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है यू हैव कंप्लीटेड द पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन, प्लीज नोट डाउन द रजिस्ट्रेशन आईडी। या तो इसकी स्क्रीनशॉट या फोटो लेके रखिएगा या फिर प्रिंट आउट भी लेके रख सकता है, नहीं तो आप इसकी PDF को सेव करके रखिएगा आपकी मोबाइल या सिस्टम पर। उसके बाद आती है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज। और यहीं पर होती है सबसे ज्यादा मिस्टेक, एरर और परेशानी। इसी स्टेप के चलते ज्यादातर कैंडिडेट की एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होती है। फोटो और सिग्नेचर इमेज अपलोड करने के बेस्ट और इजी ट्रिक्स आपको बताऊंगा। हालांकि यहाँ पर भी अपलोड करने की इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस दी गई है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फोटो और सिग्नेचर रिसाइज करने की मेथड बताया गया है, जो कि ये मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव लगा। और मैंने जो इजी ट्रिक्स करके फोटो और सिग्नेचर को अपलोड किया था उसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले फोटोग्राफ की बात करते हैं। फोटो की साइज पिक्सल में, विड्थ और हाइट में मिनिमम 550 और मैक्सिमम 1000 का होना चाहिए। और फोटो की जो फॉर्मेट रहेगा वो JPG में ही होना चाहिए। और उस फोटो की साइज मिनिमम 20 KB से मैक्सिमम 300 KB तक होना चाहिए। उसके बाद फोटो की बैकग्राउंड प्लेन व्हाइट का ही होना चाहिए। और फोटो की 3/4 पार्ट में आपका फेस, हेड क्लियरली दिखना चाहिए। जैसे क्रॉप फोटो और जूम फोटो ये सब नहीं चलेगा। और आपका फोटो रिसेंट का ही होना चाहिए, यानी 10 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए उस फोटोग्राफ को। और इस बार फोटो अपलोडिंग में कुछ नया रूल ये लाए कि आपको उस फोटो का नीचे आपका नेम और फोटो आपने जब निकाला था उसकी डेट मेंशन करना चाहिए। और उसकी सैंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका वेरी सिंपल और परफेक्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। आपको आना है डेस्कटॉप पर और यहाँ पर जो मेरा फोटो दिख रहा है इसका डायमेंशन और साइज आप देख सकते हैं, जो कि एक्सेप्टेड नहीं है अपलोडिंग में। पहले इस फोटो में नेम और फोटोग्राफ डेट लिखना है, उसके बाद ही हम इसको रिसाइज करेंगे। मैं अपने तरीके से इस आइडिया को बता रहा हूँ, इसका अलग अलग आइडियाज भी हो सकता है, पर मुझे ये परफेक्ट रिसाइज और अपलोडिंग करने के लिए सबसे बेस्ट आइडिया लगा, तो इसी को मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और नया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करना है और इस पर डबल क्लिक करना है। अब अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल से ही करना है तो कमेंट पर लिखिएगा, मैं उसका ट्रिक भी आपको बताऊंगा। आप यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों बॉक्स को सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए और इंसर्ट पर क्लिक करके आपकी फोटो को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके एक शेप ऐड करना है उस पर। तो इस बॉक्स को यहाँ पर ऐसे ड्रैग कीजिए। उसके बाद फॉर्मेट पर क्लिक करके शेप आउटलाइन पर नो आउटलाइन कर दीजिए और शेप फिल पर क्लिक करके वाइट कर दीजिए। और इस बॉक्स पर हमें कैंडिडेट का नाम और फोटोग्राफ का डेट लिखना है। तो यहाँ पर क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कीजिए इस बॉक्स के अंदर और आपका नाम एंटर कीजिए। उसके बाद उसे सही जगह पर प्लेस कीजिए।
यहाँ पर क्लिक करने पर ये टेक्स्ट बॉक्स का बीच में अलाइन हो जाएगा और इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और कंट्रोल प्रेस करके एरो बटन की मदद से आप इस टेक्स्ट बॉक्स को सही जगह पर प्लेस कर दीजिएगा। उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करके इसकी डुप्लीकेट कर लीजिएगा और उस पर टेक्स्ट डिलीट करने के बाद फोटोग्राफी डेट को लिखिएगा, जो कि रिसेंट 10 डेज का पहले का होना चाहिए। उसके बाद उसे भी आप सही जगह पर प्लेस कर दीजिएगा कंट्रोल और एरो के बटन से। अब आप देख सकते हैं कि मेरा नाम, डेट और फोटोग्राफ क्लियरली दिख रहे हैं। अब हमें इससे पहले फोटो के फॉर्मेट में सेव कर लेंगे, उसके बाद ही यूपीएससी के अकॉर्डिंग इसे रिसाइज करेंगे। उसके लिए आपको फाइल पर क्लिक करना है और सेव एज पर क्लिक करके सेव एज टाइप के ऑप्शन पर जेपीजी फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप चाहते हैं तो इसको रीनेम भी कर सकते हैं और डेस्कटॉप पर सेव कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको करंट स्लाइड पर क्लिक करना है। उसके बाद इसे क्लोज कर दीजिएगा। अब आपको आना है डेस्कटॉप पर और आप देख सकते हैं कि हमारा फोटो यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब हमें इसे रिसाइज करने के लिए गूगल ओपन करना है और यहाँ पर टाइप कीजिए फोटोपी ऑनलाइन, जो कि एक ऑनलाइन टूल है फोटो को रिसाइज करने के लिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो इसी फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करेंगे तो आप आएंगे फोटोपी की होम पेज पर और यहाँ पर ओपन फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करना है और आपने जो फोटो को सेव किया था विद नेम एंड डेट, उसी फोटो को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने में। ओपन होने के बाद आपको इस टूल पर क्लिक करना है और इस सेक्शन पर फ्री रेशियो के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और विड्थ के सेक्शन पर पहले 600 और हाइट के सेक्शन पर 800 लिख के ट्राई करते हैं। आप भी आपकी फोटो के हिसाब से यहाँ पर नंबर ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आप इस सेक्शन पर देखा होगा ये पिक्सल के साइज 500 से कम और 1000 पिक्सल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो पहले इतना पिक्सल एंटर करके फाइल पर क्लिक करके एक्सपोर्ट एज जेपीजी पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अगर ये पिक्सल में डिफरेंस आ जाती है और यहीं से भी आप इसे एडिट कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से 600 और हाइट में 800 एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये फाइल का साइज 20.2 KB का हो चुकी है, जो कि हमें 20 KB से ज्यादा और 300 KB का अंदर होना चाहिए। लेकिन ये कट टू कट 20.2 KB का हो चुके हैं, तो हमें इतना रिस्क नहीं लेना है, इसको थोड़ा सा ज्यादा कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर 700 और 900 एंटर करके देखते हैं। ये थोड़ा सा हाइट में कम लग रहा है मुझे, इस हाइट को मैं 950 कर देता हूँ, जो कि ये 1000 का नीचे होना चाहिए और एंटर पर क्लिक कर देना है। अब ये मुझे परफेक्ट लग रहा है अपलोड करने के लिए। तो फाइल पर क्लिक करके एक्सपोर्ट एज जेपीजी पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी इस पिक्सल को दोबारा से एडजस्ट कीजिएगा एज 700 एंड 950। तो आप देख सकते हैं कि फोटो की साइज अभी 25.9 KB का हो चुकी है। आपको फोटो यहाँ पर थोड़ा जूम होकर के दिखेगा, लेकिन आप डाउनलोड फाइल पर जब देखेंगे तो ये परफेक्ट रहेगा अपलोडिंग करने के लिए। आप इसे सेव कर लीजिएगा। सेव करते आपकी सिस्टम पर ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर के लिए भी सेम प्रोसीजर करना है। सबसे पहले ओपन फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करना है और आपकी सिग्नेचर की फोटो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर इस टूल पर क्लिक करने के बाद इस सेक्शन पर फिक्स रेशियो पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर विड्थ और हाइट एंटर करना है, जो कि मैं यहाँ पर दोनों जगह पर 500 एंटर करके देखता हूँ। और आप आपकी फोटो के हिसाब से थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ये हाइट और विड्थ 550 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो मेरा सिग्नेचर यहाँ पर मुझे सही लग रहा है रिसाइज होने के बाद। तो फाइल पर क्लिक करके एक्सपोर्ट एज जेपीजी पर क्लिक करना है और यहाँ से इसे सेव कर दीजिएगा। क्लिक करते ये फोटो भी आपकी सिस्टम पर डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको रिटर्न आना है इसी पेज पर और यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और सबसे पहले फोटोग्राफ को अपलोड करना है। तो मैं अपना फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि मेरा फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। उसके बाद आपको सिग्नेचर भी सेम प्रोसेस से सेलेक्ट करना है और अपलोड पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि मेरा फोटो और सिग्नेचर दोनों सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अगर ये फोटो और सिग्नेचर में कुछ मिस्टेक्स है तो आप रीलोड पर क्लिक करके री अपलोड कर सकते हैं। अगर सब कुछ करेक्ट है तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 सक्सेसफुली कंप्लीट होने के साथ ही इस एप्लीकेशन को हमने विदाउट एनी एरर सबमिट कर दिया है। उसके बाद आपको फाइनल और लास्ट स्टेप में सेंटर सेलेक्ट करना है एग्जामिनेशन का और डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है। तो इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर क्लिक करके आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिक्लेरेशन का सेक्शन यहाँ पर रहेगा। आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड एग्री पर क्लिक करेंगे तो आपका ये एप्लीकेशन फुल एंड फाइनली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2024 पार्ट 1 कंप्लीटेड, पार्ट 2 कंप्लीटेड और वीव प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक हियर पर क्लिक करके आपकी एप्लीकेशन को देख सकते हैं विद फोटो एंड सिग्नेचर और इस प्रिंट के आइकॉन पर क्लिक करके इसकी प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर इसकी पीडीएफ को आपकी सिस्टम पर सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को बिना कोई एरर सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हैं। इसका रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन है, डाउट है, आप कमेंट पर बताएगा, मैं उसका ट्रिक्स एंड टिप्स आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसे तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं या यूपीएससी एस्पिरेंट है उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा
और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यूपीएससी और ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के रिलेटेड अपडेट मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट करते रहता हूँ, आप उसे भी जॉइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।